हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के एक दौर के बारे में जहां हम कोई भी चीज़ को वन डायमेंशनल तरीके से नहीं देख सकते हैं। चाहे हम प्रोटेस्ट की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस की, राइट्स की, डिफेंस काउंसिल की, डिक्टेटरशिप, राइट विंग, लेफ्ट विंग या कोई भी एक सर्टेन चीज़, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सर्टेन एक्शन या कोई भी सर्टेन रिस्पॉन्स के पीछे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ट्रेड हो या इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या डिफरेंट फॉरेन इंटरफियरेंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल टुगेदर। आज हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2024 के बारे में, जहां हम ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश की करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करके फ्ली करना पड़ा अपनी खुद की कंट्री। और उनको ये बात बताई थी उनकी खुद की आर्मी के चीफ ने, उनकी खुद की आर्मी के चीफ ने उनको 45 मिनट्स दिए और बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और इमिडिएटली हम आपको असिस्ट करेंगे कि आप देश छोड़ के भाग सको, क्योंकि अगर आप नहीं रिज़ाइन करोगे तो स्टूडेंट्स की भीड़ प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुस के आपको मार सकती है। तो प्लीज़ रिज़ाइन एंड लीव द कंट्री। आज हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं और इसको एनालाइज करेंगे इन मल्टीपल फैक्टर्स। कौन सी दो पार्टीज़ थी जो इसमें इन्वॉल्व थी सबसे ज़्यादा हेविली, स्टूडेंट यूनियन को एक्चुअली क्या डिमांड्स थी और वो चाहते क्या थे एग्जैक्टली। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंटरफियरेंस के बारे में और द इम्पैक्ट ऑफ कोविड एज अ होल ऑन द बांग्लादेशी इकॉनमी। अलॉन्ग विद दिस हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी एक कंट्री थी जिसके बारे में लास्ट 4 से 5 महीने में शेख हसीना ने कंटिन्यूसली बात की गई है और वो बताती रहती हैं कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री कंटिन्यूस उनको हैरेस किया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, ये बोलने के लिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्सा और लैंड हैज़ टू बी गिवन टू देम टू क्रिएट अ मिलिट्री बेस। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड स्टेप्स क्या होंगे बांग्लादेश में और शायद वो क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान को भी। अब हम बात करेंगे वेयर दिस ऑल स्टार्टेड ऑफ। बेसिकली 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था और उसमें से दो देश बढ़ के आते हैं, एक है हिंदुस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में डिवाइडेड था अक्रॉस इंडिया। वन साइड वाज ईस्ट पाकिस्तान, सेकंड वाज वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों हिंदुस्तान के दो डिफरेंट बॉर्डर्स में थे। ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ ऑल्सो मॉडर्न डे बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा अंतर खाता था और इन दोनों में बहुत ज़्यादा राइवलरी बढ़ चुकी थी थ्रू आउट दिस पीरियड टिल बांग्लादेश बिकेम अ इंडिपेंडेंट कंट्री। थ्रू आउट दिस टाइम बांग्लादेश हमेशा अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में महसूस करता था, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजंस, मिलिट्री पावर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वेस्ट तरफ देखी जाती थी, जहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये सब एरियाज़ बहुत जल्दी डेवलप हो रहे थे। इन वर्सेस अगर हम ईस्ट तरफ देखें, कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट या कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई जा रही थी। हम ये भी देख पा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी जो वेस्ट तरफ से आते थे वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे ईस्टर्न तरफ के रिसोर्सेज को, और बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस एंड लॉट ऑफ कस्टम्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा राइवलरी बढ़ने लगी। 1970 आते आते ईस्टर्न पाकिस्तान में एक नई पार्टी फॉर्म होती है विच इज़ आवामी लीग, जिसको हेड कर रहे हैं मुजीबुर रहमान। नाउ मुजीबुर रहमान वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ इट एंड ऑल्सो उनकी इलेक्शंस में वो जीत जाते हैं। डिस्पाइट वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस में जीत जाते हैं क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी उनको मिलती है। डिस्पाइट ऑफ दैट आर्मी और द गवर्नमेंट ओवर रूल्स इट एंड उनको जेल में बंद किया जाता है और इससे स्टार्ट होता है पूरा का पूरा मूवमेंट फॉर गेटिंग एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। और इसके बीच में डेवलपमेंट होती है मुक्ति बाहिनी की एंड अ सिविल डिसोबीडियंस, जहाँ पूरी तरह से बांग्लादेशी पीपल एंड द स्टूडेंट यूनियन वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी एंड वहाँ पूरी तरह से हम देख पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लैशेस। एंड पोस्ट द 1971 वॉर विच वी ऑल नो, Pakistan eventually breaks and crumbles into two different pieces and a new Bangladesh is born after the intervening of the Indian army and various other nations and also various other freedom fighters from Bangladesh. But 1975 में मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को 15 अगस्त में मार दिया जाता है एक परेड में। उसमें से वो उनकी दो बेटियां बच जाती हैं, जिसमें से होती है शेख हसीना और उनकी यंगर सिस्टर, और दोनों इसलिए बच जाती हैं क्योंकि उस टाइम पे वो देश के अंदर नहीं थे, वो करंटली जर्मनी में थे और उसकी वजह से एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो थी मिलिट्री गवर्नमेंट। अब इस दौरान हम बात करते हैं हु वर द पीपल हु माइट हैव किल्ड
शेख मुजीबुर रहमान, बिकॉज ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। हाउएवर उस दौरान एक ऐसे लीडर और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो शायद बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट नहीं करना चाहते थे, और उन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहला नाम आता है जमाल इल इस्लामिया, जो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, और वो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कभी भी टूट जाए। और उनके डिफेंस में एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और इन दोनों की वजह से कंटिन्यूस क्लैशेस देखे जाते थे। लास्ट 15 साल के अंदर हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे शेख हसीना ने जमाल इल इस्लामिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, और क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और फॉलोअरशिप थी, दे वर एबल टू रिटेलिएट बैक। अब इस पूरे हिस्से में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद ही लोगों को पता होगा कि 1975 में मुजीबुर रहमान को मारने के बाद जो पावर में आए थे वो थे बांग्लादेश के जनरल, और उनकी वाइफ खलीदा ज़िया इज़ द हेड ऑफ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जो कुछ सालों तक राज भी कर रही थी बांग्लादेश के अंदर। यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जहाँ हम देख सकते हैं कि अवामी लीग और नेशनलिस्ट पार्टी इज़ कंटिन्यूसली अगेंस्ट ईच अदर, और कहाँ इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा राइवलरी कंटिन्यूसली थी। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि जमाल इल इस्लामिया वॉज कंटिन्यूसली बैक्ड बाय बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी विच वॉज कंटिन्यूसली अपोज्ड बाय अवामी लीग। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि कैसे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक्चुअली स्टार्ट किए गए थे। अब हम आते हैं इसके मुद्दे और टाइमलाइन पे। बेसिकली अगर हम स्टूडेंट यूनियन की बात सुने तो हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ रिजर्वेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था फ्रीडम फाइटर्स के किन्स के लिए। फ्रीडम फाइटर्स आके चले गए, लड़ गए, उनके बच्चे भी आए, बट अब उनके पोते सरपोते, इनके इतने सारे नाती, अब इन सबको ये प्रिविलेजेस मिल रही हैं। और जहां बांग्लादेश ऑलरेडी सफ़र कर रहा है पोस्ट कोविड एंड एक बहुत ही बुरी इकोनॉमी में, तो इनको ये टाइप ऑफ प्रिविलेजेस नहीं दे सकता, और इतना ज़्यादा रिजर्वेशन बांग्लादेश खुद अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और इसलिए ये स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि ये वाले जो रिजर्वेशन थे ये शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इनिशियली हटा ही दिए थे, और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना मना किया था। बेसिकली प्री कोविड ये सारे रिजर्वेशंस हटा दिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, बट ऑन 1 जुलाई एक हाई कोर्ट में वर्डिक्ट आती है जो बोलती है कि ये रिजर्वेशंस वापस इन्फोर्स किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब बाय 16th तक ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर 16 में पहला क्लैश देखा गया बिटवीन पुलिस फोर्सेस, स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो अवामी लीग के प्रो मेंबर्स के थ्रू, और इस क्लैश में काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई, और इस दौरान ये पूरा प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो गया, और इसकी वजह से कंटिन्यूसली राइट्स ब्रेकडाउन होने लगे। अब इस टाइम पे इंटरवीन करते हुए 21 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने ये वर्डिक्ट दिया कि ये सारी रिजर्वेशन हैज़ टू बी पुल बैक, और जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन 30%, 10% एंड अदर परसेंट जो 50% को क्रॉस कर रहा था, ये अब बिल्कुल ऑल कंबाइंड बस 7% पे आके गिर जाएगा। ये वर्डिक्ट आने के बाद स्टूडेंट बॉडीज़ ने इमिडिएटली प्रोटेस्ट पे पॉज लगा दिया और कंटिन्यूसली वापस चले गए, बट उनकी अभी भी कुछ छोटी मोटी डिमांड्स थी जो सरकार उनके साथ मैच करने के लिए इनकार कर रही थी। इस दौरान शेख हसीना से भी बहुत ज़्यादा गलतियां हुई, जहां उन्होंने कंटिन्यूसली स्टूडेंट बॉडीज़ के साथ इंगेज करने से इनकार कर दिया, उनके साथ बातचीत नहीं हो रही थी, वो कंटिन्यूसली उनको टेररिस्ट का खिताब भी दे रही थी। और शेख हसीना से एक और बड़ी गलती हुई कि उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को रज़ाकार भी तौर कर दिया था। अब रज़ाकार्स जिन लोगों को नहीं पता है, वो दैट सर्टेन लॉट ऑफ पीपल हु वो वेरी प्रो पाकिस्तान एंड वो किलिंग एंड अटैकिंग बांग्लादेशीज ड्यूरिंग 1971। और ये कहने के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भड़क उठे, और इसकी वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, और ये सब स्टार्ट हुआ लास्ट वीक। और अब आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स ये भी प्रोटेस्ट करने लगे कि जितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बंदी बनाया है, उन सब लोगों को रिहा किया जाए,
और जितने पुलिस कर्मचारियों ने गोली चढ़ाई है या स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस पर्टिकुलर डिमांड के खिलाफ शेख हसीना बिल्कुल खड़ी हुई थी और ये बोल रही थी कि कोई भी इंसान जो राइट्स करेगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा उनको बख्शा नहीं दिया जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भड़कती गई और इवेंचुअली शेख हसीना हैड टू फ्ली द कंट्री। अब हमें इसमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फॉरेन इंटरफेरेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ा। तो जब हम फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा इसमें कोई भी एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स और कंट्रीज़ का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली एक कंट्री के साथ जो है चाइना। अगर आप सबको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले शेख हसीना चाइना को विज़िट करने के लिए गई भी थी और उनका ये एक बहुत बड़ा होप था क्योंकि पोस्ट कोविड बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। उनकी जितनी ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे और बहुत ज़्यादा जो कैपिटल ट्रेड भी चल रहा था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी या होप थी दैट चाइना इवेंचुअली उनको बहुत बड़े ग्रांट्स देगा। तो उनका वो होप था कि एटलीस्ट $5 बिलियन का तो ग्रांट मिल सकता है। बट फॉर हर सरप्राइज चाइनीज़ ओनली ग्रांटेड हर $100 मिलियन विच वॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब ये अमाउंट देखने के बाद उनको इमिडिएटली लगा कि उनकी तौहीन की गई है और चाइना शायद उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज़ ये भी हम सबको समझना पड़ेगा कि पोस्ट कोविड चाइना और प्री कोविड चाइना में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। प्री कोविड चाइना जिस तरीके से चाइना हर किसी कंट्री को लोन्स ग्रांट किया जा रहा था, हर कंट्री के अंदर इंटरफेयर कर रहा था, अब वो चाइना वैसा नहीं रहा है। उनके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स उनसे बाहर भी चले गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बैंक्स और एम्प्लॉयमेंट और रिज़र्व करेंसी को भी हिट किया गया है। और दूसरी कंट्री जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यूएस के बारे में। अगर आप सब ट्रैक कर रहे हो वर्ल्ड अफेयर्स तो लास्ट आप 4 से 5 महीनों में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव आ चुका था। और बेसिकली हम ये भी देख पाएंगे कि कैसे जैसी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे तो पहली कंट्री जो थी जिसने बोला कि बांग्लादेश के इलेक्शंस रद्द किए जाने चाहिए या वो अनफेयर है या अनडेमोक्रेटिक है, वो थी यूएस। और इसके पीछे एक और चीज़ है कि बेसिकली शेख हसीना ने ये एक और चीज़ बोली थी विदाउट नेमिंग द कंट्री कि एक गोरा इंसान और अ वाइट मैन केम टू हर एंड टोल्ड हर कि प्लीज़ गिव अस अ मिलिट्री बेस फॉर आवर एयरफोर्स। उस गोरे इंसान ने उनको ये बोला था अगर वो उनको एक मिलिट्री बेस का एरिया ग्रांट नहीं देती हैं तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिसकी वजह से शेख हसीना ने बोला था कि शायद इस वजह से ये एक पर्टिकुलर कंट्री कंटिन्यूसली इंटरफेयर करना चाह रहा है बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के अंदर क्योंकि वो अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है बांग्लादेश में। और इसके साथ एक दूसरी थियोरी आती है कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री बेसिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का एक हिस्सा कार्व आउट करना चाह रहा है जिससे वो एक सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री बनाएगा और उस कंट्री में अपना बेस बनाएगा मिलिट्री के लिए। और ये एक कंट्री विदाउट सेइंग द नेम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हिंट कर रही थी यूएस के बारे में। अब बेसिकली वो इसलिए ये भी करना चाहेगा यूएस अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझें बिकॉज डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ यूएस एंड इंडिया ऑल्सो बीइंग अ गुड काउंटर टू चाइना, बट अगर इंडिया इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाता है कि वो चाइना को काउंटर कर पाए तो कल ऐसा ना हो कि इंडिया डायरेक्ट यूएस को आंखें दिखाने लग जाए। और इसलिए यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाए कि वो पूरी तरह से चाइना को ही रिप्लेस कर दे और पूरी तरह से बहुत बड़ा थ्रेट यूएस के लिए बन जाए। और इसलिए वो पूरी तरह से एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना बाय क्रिएटिंग अ वेरी पावरफुल मिलिट्री बेस बिटवीन द टू। इसमें हम ये एक और चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत दशकों से बांग्लादेश के एक करीबी आइलैंड्स जो है सेंट मार्टिन आइलैंड्स के ऊपर आंखें गड़ाए बैठा था यूएस। और शायद से बिकॉज ऑफ टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट अब यूएस बहुत आराम से सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे भी अपना धौंस जमा पाएगा और साथ ही साथ शायद अपना एक बेस बना पाएगा या एक कंट्री छोटी से अपने लिए काफ कर पाएगा। अब ये तो आगे चल के ही हमें समझ आएगा।
इस वीडियो से हम अभी तक ये बातें समझ पाएँ कि कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या हो भी सकते हैं या नहीं हैं, बट कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सीन के अंदर। जैसे जमाल इल इस्लामिया, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, इंडिया चाइना का रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, म्यांमार शेयरिंग अ बॉर्डर विद बांग्लादेश, द ट्रेड फैक्टर पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड, ट्रेड फंड्स जो आने थे, और द सैंक्शंस विच एक सर्टन अमाउंट ऑफ बजट जो शायद बांग्लादेश को मिलना चाहिए था बट नहीं मिल पाया। अलॉन्ग विद दैट द अनरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर 30% ऑफ रिजर्वेशन, जो इतना ज़्यादा था। इसके साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि कितनी ज़्यादा डिस्कोर्स और डिफ़िकल्टी बांग्लादेश और यूएस के बीच में बढ़ रही थी। इसके साथ हम एक और चीज़ समझ पाएंगे, जो रीसेंट अटैक हुआ था ट्रम्प के ऊपर, बांग्लादेश के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बातें बोली थी इन मीडिया आके कि वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द यूएस। इससे हम ये बात भी समझ पाते हैं कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट और शेख हसीना और यूएस के बीच में कितनी ज़्यादा खटास बढ़ चुकी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम आते हैं एक डिफरेंट सेगमेंट के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन इंडिया? अभी तक आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज जो कल तक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री थी इंडिया के लिए, अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड जो उनके अभी के नए जनरल हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन है बांग्लादेश के अंदर, उनका नाम है वकार उल ज़मान। वकार उल ज़मान के बारे में एक फ़ोटो कंटिन्यूसली ट्वीट की जा रही है। वो एक मीटिंग में बैठे हुए हैं अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ, और उनके पीछे 71 वॉर की ट्रीटी की बहुत बड़ी फ़ोटो है। इससे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद वो इंडिया के बहुत करीब हैं और हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। पर हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ अ गुड जेस्चर अक्रॉस ऑल नेशंस। और 71 में इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की भी थी, बट अब उस बात को हुए ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वी डोंट नो करेंटली व्हाट देयर टेक इज़ ऑन इंडिया। जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? क्या वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो सकते हैं, प्रो इंडिया हो सकते हैं, या शायद प्रो यूएस भी हो सकते हैं, या दे कैन बी वेरी राइट विंग भी हो सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें आगे चल के ही पता चल सकती हैं। फ़िलहाल हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो करंट एक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ले भी रही है। इनिशियली आप सबको याद होगा जब ये सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये बोला था कि जितने सारे लोग आएंगे वेस्ट बंगाल उनको रिफ्यूज देने के लिए तैयार है। बट आफ्टर सीइंग द कोलैप्स ऑफ ढाका ऑन द 5th August, फाइनली ये सारे स्टेट्स एंड सारी पार्टीज़ आर इन लाइन विद ईच अदर। एंड फाइनली ममता बनर्जी ने भी ये बोला है कि वट एवर द सेंटर टेक्स अ डिसीजन वी विल कोऑर्डिनेट एंड वी विल इम्प्लीमेंट दैट ओनली। और इसके कहने के बाद इमिडिएटली ये कहने के बाद बीएसएफ के चीफ ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, और जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रूप्स तैनात कर दिए गए हैं। बिकॉज एज यू नो, इतना ज़्यादा सिविल अनरेस्ट, इतना ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस के चलते हुए इट्स अ हाई चांस कि बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आना चाहेंगे, अंडरस्टैंडिंग द सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग द इकॉनमी, अंडरस्टैंडिंग द एंड द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू देम इन द इंडियन मार्केट। तो इसके चलते हुए बहुत ज़्यादा इंडिया भी हाई अलर्ट पे चल रहा है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि शेख हसीना ढाका से फ्ली करके इमिडिएटली गाज़ियाबाद में लैंड की गई, और उन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट्स और इंडियन मिनिस्टर्स से मिलने की कोशिश कर रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसके बाद वो शायद रिफ्यूज लेंगी लंदन में, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया एंड फॉर बांग्लादेश एंड फॉर शेख हसीना, क्योंकि हैविंग देयर एक्स प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एज अ रेफ्यूज इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिकॉज जो भी उनकी नेक्स्ट सरकार आएगी या उनके लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ नेगेटिव थॉट्स रख सकते हैं। एंड इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट शेख हसीना आफ्टर हर मीटिंग्स विद ऑल हर इंडियन काउंटर पार्ट्स शुड मूव टू अ कंट्री दैट इज़ स्लाइटली फर्दर अवे फ्रॉम बांग्लादेश। बिकॉज अभी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में इतना बड़ा बॉर्डर है कि कंटिन्यूसली यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स आ सकते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर इश्यूज हो सकते हैं, और हम दोनों सरकारों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी स्प्रेड हो सकती है।
और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो डील्स विद दिस पर्टिकुलर इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अब वी कम टू द स्पेसिफिक एरिया, हाउ विल दिस ऑल्सो इम्पैक्ट आर सिक्योरिटी एंड आर डिफेंस सेक्टर. बेसिकली इंडियन आर्मी अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है. इफ़ वी ओनली लुक एट जम्मू एंड कश्मीर रीजन, अभी बहुत ज़्यादा ट्रूप्स तैनात किए गए थे कश्मीर में, अब बहुत ज़्यादा ट्रूप्स जम्मू में भी तैनात किए जाने वाले हैं. बहुत ज़्यादा ट्रूप्स हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में भी तैनात किए जाते हैं और वेस्टर्न बॉर्डर में भी. और इसके साथ अगर बांग्लादेश के साथ भी हमारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइज बढ़ जाते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगी. And at that point of time, unfortunately, Indian Army will have to stretch as much as they can. और recent reports में हम देख पा रहे हैं कि areas like राजस्थान and पंजाब जहाँ बहुत कम troops हैं of BSF, वहाँ illegal migrants, drug trafficking, human trafficking, terrorists, ये सब अपना फ़ायदा निकाल पा रहे हैं. So if Bangladesh becomes a huge problem for India, मजबूरन बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती करना पड़ेगा. And at that point of time, to manage such a huge army and to fund such a huge army and such a huge manpower is going to be a big task for the Indian government and also for the Indian tax-paying pockets. Because already हम सब जानते हैं कि हमारी pockets कितना ज़्यादा brunt फेस करने करंट टैक्स में. तो बट ऑब्वियसली अगर आर्मी को बहुत ज़्यादा लार्ज बनाया जाए, उसमें और ज़्यादा मैन पावर डाला जाए और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक टैक्स पेयर की पॉकेट पे आके गिरने वाला है. नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, आई होप आप सब ये बात समझ पा रहे हैं कि कैसे एक करंट सिनेरियो, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना एक डिक्टेटर थी, शायद नहीं थी, गुड बैड वट एवर द सिनेरियो इज़, इसमें कितने सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और कितनी सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, और कितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं. इसके साथ मैं एक और चीज़ ये विनती भी करना चाहूँगा अपने बांग्लादेशी फ्रेंड्स के लिए कि शायद ये सारी चीज़ें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या राइट्स हो रहे हैं या जितने ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कम हो जाएं एंड थिंग्स रिट्रीव बैक टू नॉर्मलसी. बिकॉज पोस्ट कोविड वी ऑल नो किस तरीके से बांग्लादेशी इकॉनमी हैज़ फेस्ड अ ह्यूज ब्रंट. एक ऐसा भी दौर था जहां बांग्लादेश को ये कहा जा रहा था कि द राइजिंग टाइगर ऑफ एशिया, द सीक्रेट ऑफ एशिया दैट इज़ हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड. अ राइज ऑफ बांग्लादेशी इकॉनमी, जहां बांग्लादेशी टाका was not only equaling the Pakistani rupee but was also beating it. और ये भी बोल रहे थे लोग कि शायद बांग्लादेश इकॉनमी इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि शायद वो इंडियन इकॉनमी को टक्कर दे पाए इन मे बी लेटर फ्यूचर. इट्स वेरी सैड टू सी हाउ एन इकॉनमी दैट वाज राइजिंग सो मच has suddenly crashed completely and their entire government has been dissolved so badly. सो आई होप कि शायद ये जितने भी राइट्स हो रहे हैं या लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये कम हो जाए, लोग कम बैक टू नॉर्मलसी, द गवर्नमेंट इज़ री एस्टैब्लिश्ड, देयर इज़ नो मिलिट्री को और नो मिलिट्री dictatorship that takes place, things get back to normal, let the government also do its work and let the economy also develop.